हेलो फ्रेंड्स, आज डेट है 27 नवंबर 2020 और आज के करंट अफेयर के पहला टॉपिक है ब्लू टाइड। ब्लू टाइड क्या है? ब्लू टाइड देख लो जी, ये ब्लू वाटर दिखाई दे रहा है। ये एल्गी के कारण, ये एल्गी की वजह से होता है ब्लू। जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ओशियंस में ये ब्लू वाटर हो जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लू टाइड। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो जान लेते हैं। ये क्या है कि एक ब्लू लाइट जनरेट होती है। ये कहाँ पे देखा गया है? ये अभी मुंबई के जुहू बीच और देवघाट बीच पे, महाराष्ट्र में जो कोस्ट लाइन है वहाँ के जुहू और देवघाट बीच पे देखा गया। ये क्यों होता है? इसका कारण है फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? जो ओशंस में जो ग्रास टाइप में जो छोटे छोटे से पौधे से हो जाते हैं उन्हीं को फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। एक फाइटोप्लैंक्टन है जिसका नाम है डायनोफ्लैगेलेट्स। तो ये डायनोफ्लैगेलेट्स क्या करता है? ये लाइट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये वाटर ब्लू दिखाई देता है। इसकी वजह से ये ब्लू टाइड अकर होता है। इसमें वेव का भी रोल होता है। वेव, जो ओशंस में वेव चल रही होती हैं वो भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ब्लू लाइट रिलीज़ करने में। और दूसरा मेन फैक्टर क्या है इसका? एक मेन फैक्टर है यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि फील्ड में से, खेत में से जो एग्रीकल्चर होती है वहाँ से फास्फोरस और नाइट्रोजन वहाँ से ओशंस में चला जाता है। किसी भी वाटर बॉडीज़ में किसी में भी जाता है तो ये क्या होता है? यूट्रोफिकेशन। वहाँ पे एल्गी को बढ़ा देता है। एल्गी या एल्गल ब्लूम क्या होता है? ये होता है जी, ये हरा हरा सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाटर पे है, ये पानी, ये बच्चे इसमें नहा रहे हैं, देखो ये कितना गंदा पानी है। ये हरा हरा सा जो होता है इसी को एल्गल ब्लूम या एल्गी बोलते हैं, जो पानी में हो जाता है। तो यूट्रोफिकेशन की वजह से इसकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे ऑक्सीजन, जो वाटर में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। जो क्या होता है, इसकी वजह से जब यूट्रोफिकेशन होता है तो इसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बढ़ जाते हैं और ये ब्लू टाइप का वाटर कर देते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लू टाइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड पॉवर्टी से रिलेटेड। ये क्या है? अभी क्या है कि स्कॉटलैंड कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम है जो 4 कंट्रीज से मिलके बना है। एक नॉर्दर्न आयरलैंड, एक वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। इन चारों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो वहीं पे यूरोपियन कंट्रीज है एक स्कॉटलैंड ने एक लॉ पास किया है अपने पार्लियामेंट में, जिससे क्या है कि जो जितने भी पीरियड से रिलेटेड, जो वुमेंस को मंथ में पीरियड्स आते हैं उनमें रिलेटेड पैड, नैपकिन्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसी को जो क्या है कि वुमेन अफोर्ड नहीं कर पाती हैं पैड्स वगैरह, नैपकिन्स वगैरह अपने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीरियड, तो इसी को पीरियड पॉवर्टी बोला है। और कुछ नहीं है, बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है SDG इन्वेस्टर मैप। ये क्या है? अभी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया एक डिपार्टमेंट है। कौन सा? DPIIT। ये क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट। तो इन दोनों ने इन्वेस्ट इंडिया और UNDP दोनों ने मिलकर SDG इन्वेस्टर मैप को लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, क्या काम है इसका? ये क्या है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा। ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है, उनमें जो गैप्स और ओवरलैपिंग है उनकी मैपिंग करेगा, उन्हें एक साथ लाएगा ताकि प्राइवेट सेक्टर
के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर है, ये दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वन नेशन वन इलेक्शन। ये क्या है? ये है साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से। किस किस का? साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ इलेक्शन कराना। एक साथ इलेक्शन किस किस का? इलेक्शन लोकसभा का, विधानसभा का, जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पंचायत का और अर्बन लोकल बॉडीज़ का। इन चारों का एक साथ इलेक्शन कराना हर 5 साल में, वंस इन 5 ईयर, 5 साल में एक बार। तो इसी को वन नेशन वन इलेक्शन बोला है। इसके लेकिन चैलेंजेस हैं, मतलब क्या क्या होता है कि हर साल 2 साल में हर स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं, पंचायत के, कभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के, कभी विधानसभा के। इससे क्या डीमेरिट्स हैं ये जान लेते हैं हम। पहला, मैसिव एक्सपेंडिचर, इससे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है बार बार इलेक्शन होने से। दूसरा, पॉलिसी पैरालिसिस, क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल अनाउंस करता है इलेक्शन का, तो तब से टिल द डेट ऑफ रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो क्या है कि इम्पोज रहता है। जो स्टेट में इलेक्शन हो रहे होते हैं या कंट्री में हो रहे होते हैं, पूरी कंट्री पे, तो क्या है तब तक कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सकती पीपल्स का वोट अट्रैक्ट करने के लिए। तो यही है पॉलिसी पैरालिसिस, कि उस टाइम में कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। इस टाइम में जो एसेंशियल सर्विसेज जो सिटीजन को प्रोवाइड की जाती हैं उन पर भी इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? बर्डन ऑन क्रूशियल मैन पावर। जब इलेक्शन कराए जाते हैं, आपको भी पता है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है, तो ये मैन पावर पे वहाँ पे बर्डन होता है। नेक्स्ट क्या है? पुट्स प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। पार्टीज़ पे बर्डन होता है कि उनका जो हर साल इलेक्शन होते हैं पंचायत के, अर्बन लोकल बॉडीज़ के, स्टेट में, कंट्रीज़ में, अलग अलग डिफरेंट स्टेट में अलग अलग साल में, तो उनका एक्सपेंस बार बार बहुत होता है, तो ये उन पर भी प्रेशर बढ़ जाता है। अब इसके कुछ बेनिफिट भी हैं कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाएँ, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंसी। क्या है? रूलिंग पार्टीज़ को जब इलेक्शन आ जाते हैं तो उसमें ही उसके कैंपेन करने में बिजी रहते हैं, तो इससे क्या है कि वो टाइम बचेगा और एक साथ इलेक्शन होंगे तो वो गवर्नेंस या लेजिस्लेशन पॉलिसी वगैरह बना सकेंगे, तो इसमें कंसिस्टेंसी आएगी। वो अपना बाकी का टाइम पॉलिसी बनाने में, प्रोजेक्ट या कोई स्कीम वगैरह बनाने में दे सकेंगे। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मनी एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो हमने डीमेरिट में जो लॉन्च किया था उसी का उल्टा है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है बार बार इलेक्शन से, तो हमारा एक्सपेंडिचर बचेगा, मनी का भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो मनी जो खर्च होती है। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूटी इन पॉलिसी प्रोग्राम। जो पॉलिसी प्रोग्राम बनाने में कंटिन्यूटी रहेगी कि जो बाकी का टाइम बचेगा तो पॉलिसी प्रोग्राम बनाने में हम डाइवर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस में एफिशिएंसी आएगी, जो गवर्नमेंटल मेजर्स हैं वो रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी ऑन द वोटर्स विल बी रिड्यूस्ड। जो इलेक्शन होते हैं जब, तो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत होता है, तो वो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन भी रिड्यूस होगा जब एक बार इलेक्शन होंगे तो। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है? रीजनल पार्टीज़ पे इम्पैक्ट। इसका एक इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि मान लो जब इलेक्शन होगा तो वोटर्स हो सकता है कि सेम पार्टी को, जो स्टेट में है और सेंटर में है, दोनों में एक ही पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो इस पे जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो उनका इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो सकता है, और एक ही पार्टी स्टेट और सेंटर में उसकी टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो ये
हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए हमें चेंजेस करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और लेजिस्लेशन में भी। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविज़न में करने पड़ेंगे, कौन कौन से आर्टिकल में चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 में चेंज करना पड़ेगा जो पार्लियामेंट की ड्यूरेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 85 में जो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसोल्यूशन करता है तो उसमें भी चेंजिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 172 स्टेट लेजिस्लेचर के ड्यूरेशन से रिलेटेड है, तो इसकी ड्यूरेशन में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। मान लो किसी का 5 साल स्टेट लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, उसके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो हमें उसे 5 साल से पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा, और किसी का ड्यूरेशन 5 साल से बढ़ाना भी पड़ेगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने हैं तो। नेक्स्ट क्या है, जो आरपी एक्ट है हमारा 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर ड्राइव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी करता है और इससे भी इलेक्शन कराने के लिए, तो इसमें भी हमें चेंज लाने पड़ेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल था 1 नेशन 1 इलेक्शन से। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है री इन्वेस्ट 2020। री इन्वेस्ट 2020 को बोलते हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो। अभी 3rd समिट हुआ है इसका इनॉग्रेट, किसने कराया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने किसे इनॉग्रेट किया है। ये किससे रिलेटेड है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने से है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास से हो गई, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल है जो पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होती हैं। तो अभी क्या है कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो वर्ल्ड में 4th नंबर पे है, और टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया की वो कितनी है, 136 गीगावाट, जो टोटल कैपेसिटी की 36% है। इसमें एक मेन पॉइंट है कि जो इंडिया की एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जो हम एडिशन करते हैं पर ईयर एडिशन करते हैं, वो कोल बेस्ड जो थर्मल एनर्जी है उससे ज़्यादा एडिशन इसमें करते हैं। इसे समझते हैं कैसे, कि मान लो हर साल कोल में 5 मेगावाट एडिशन हो रहा है, कि लास्ट ईयर 100 मेगावाट जो एनर्जी है कोल से बनाई, और लेकिन अगले ईयर 105 मेगावाट। लेकिन इसमें क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में अगर लास्ट ईयर 100 बनाई होगी तो इसमें नेक्स्ट ईयर 106 या उससे ज़्यादा एडिशन हुआ होगा, मतलब 5 से ज़्यादा, इसका ये मतलब है। ये कब से हो रहा है, 2017 से हम जो एडिशन है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का कोल से ज़्यादा कर रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ इंडियन एंड यूएस प्रेसिडेंट। पार्डन का मतलब होता है कि किसी भी क्रिमिनल अपराधी को फ्री कर देना, छोड़ देना, उसे माफ़ कर देना। तो हम यूएस प्रेसिडेंट की पावर देख लेते हैं, ये कहाँ से मिलती है उसे, कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्डनिंग और कम्यूट पावर रिलेटेड टू फेडरल क्राइम्स। जो फेडरल क्राइम्स का मतलब है जो पूरे यूएस पे जो लॉ बनाती है वहाँ की पार्लियामेंट, उस पे यूएस प्रेसिडेंट की पावर है पार्डन करने की और कम्यूट करने की। ये पावर कहाँ से, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होती है, और इस पावर को क्या है कि इस पे लिमिट नहीं लगा सकती, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती वहाँ की कांग्रेस। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है, वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस। तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पे कोई लिमिट या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। और इसका प्रेसिडेंट क्या है कि अपनी जो पार्डनिंग पावर है उसके लिए आंसरेबल भी नहीं है, और ना ही उसके रीज़न देने के लिए आंसरेबल है। कोई रीज़न, कोई कारण नहीं, उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रीज़न बताएगा कि क्यों पार्डन किया, कि उसके पास उसके कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रीज़न बताए। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये पावर है कि इम्पीचमेंट केस में नहीं एक्सरसाइज की जा सकती। इम्पीचमेंट का मतलब है रिमूवल, मतलब प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है, जब हटाने का प्रोसेस चल रहा है वहाँ की कांग्रेस में, पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट तब अपनी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसका यूज तब नहीं कर सकता। और दूसरी लिमिटेशन क्या है,
कि ये पावर ओनली अप्लाइज टू फेडरल क्राइम्स। फेडरल क्राइम्स का मतलब जो यूएस की कांग्रेस जो लॉ बनाती है उसी पे ये पावर अप्लाई होगी, ना कि स्टेट क्राइम्स पे। वहाँ की जो क्या है कि अलग अलग जैसे स्टेट हैं, कैलिफोर्निया है या कोई और स्टेट है, तो जितने भी स्टेट का लॉ है उन पे ये पावर अप्लाई नहीं होगी। जो सिर्फ कांग्रेस ने लॉ बनाए हैं उन पे ही ये पावर अप्लाई होगी। समझ गए। अब हम देख लेते हैं इंडिया की प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर। ये अंडर आर्टिकल 72 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में दी गई है। कौन कौन सी पावर है प्रेसिडेंट के पास? पार्डनिंग पावर, रिप्राइज, रेस्पाइट्स, रिमिशन, रेमिट, कम्यूट, इतनी सारी पावर हैं। ये एक्सरसाइज कब कब कर सकता है प्रेसिडेंट? मान लो किसी कोर्ट मार्शल कोर्ट ने पनिशमेंट दी है, कोई सेंटेंस सज़ा सुनाई है, उसमें भी ये एक्सरसाइज कर सकता है। यूनियन लॉ कोई बनाया है, उसकी एग्जीक्यूटिव की पावर है, उस पर भी ये एक्सरसाइज कर सकता है। और डेथ सेंटेंस पे भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है कि मान लो किसी क्रिमिनल्स को डेथ सेंटेंस, मृत्यु की सज़ा सुना दी है, डेथ की सज़ा सुना दी है, तो उसको प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, बिल्कुल माफ़ कर सकता है। लेकिन ये पावर है प्रेसिडेंट अलोन एक्सरसाइज नहीं करता, मतलब अपने आर्बिट्रीनेस वॉलंटरी एक्सरसाइज नहीं करता। किसके बेस पे करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो कैबिनेट, जो वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंडिया की, वो जो कहेगी, वो जो डायरेक्ट करेगी प्रेसिडेंट को, उसी के बेस पे प्रेसिडेंट ये पावर यूज करता है, एक्सरसाइज करता है। एक और चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ये मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड किया है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर की पार्डनिंग पावर को कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं प्रोवाइड किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इपुरु सुधाकर केस में ये कहा था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर को, पार्डनिंग पावर को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ये किस बेस पे, किस रीज़न पे पार्डन किया गया है, कि सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि ये आर्बिट्रेरीनेस पे बेस्ड तो नहीं है। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है कि हिंदी में बोलते हैं मनमर्जी, जैसे एक तरह से कि मेलाफाइड, कोई गलत तरीके से तो यूज़ नहीं किया गया इस पावर को, तो सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म में मान लो कि कंट्री में कोई सोशल रॉन्ग चल रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई गाइडलाइंस जारी कर सकती हैं, इशू कर सकती हैं, और इसी को सॉल्व करने के लिए तो वो गाइडलाइंस पूरे कंट्री पे अप्लाई होंगी। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जिसके लिए हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं है, तो उसके बेस पे क्या है कि जुडिशरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी गाइडलाइंस इश्यू कर सकता है, तो वो गाइडलाइंस पूरे कंट्री पे अप्लाई होंगी। एक एग्जांपल है इसका कि पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो 2010 के अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि दिल्ली में CNG बसेज़, जो CNG बेस्ड बसेज़ हैं वो चलाई जाएं। तो पूरे दिल्ली में फिर CNG बसेज़ को गवर्नमेंट ने लाया गया। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जांपल है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर, मतलब जो पार्लियामेंट है जो लॉ बनाती है, या जुडिशरी जज वगैरह सुप्रीम कोर्ट की पावर है, या एग्जीक्यूटिव, उसकी पावर को, जो उनकी अथॉरिटी है, उनकी पावर है, उनको सही तरीके से डिफाइन किया गया है। तो उनका एक रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन है कि कहाँ कहाँ पे ये अपनी पावर अप्लाई कर सकते हैं। यही है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड हैं इससे? आर्टिकल 121, 211, 122, 212। ये क्या करते हैं कि जो 121 और 211 है, ये क्या है, लेजिस्लेचर को किसी भी जज का, जो जज ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है किसी वर्डिक्ट को देने में, उसको डिस्चार्ज किया अपनी ड्यूटी किसी भी वर्डिक्ट देने में, किसी डिसीजन देने में, तो लेजिस्लेचर में उसका जो ड्यूटीज़ हैं वो डिस्कस नहीं की जा सकती। और 122, 212, 122 और 212 आर्टिकल क्या करता है कि कोर्ट को प्रिवेंट करता है कि जो लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स है उसमें इंटरफेयर ना करें।
आर्टिकल 105 क्लाउज 2, 194 क्लाउज 2, ये क्या करता है कि जो लेजिस्लेटर को यानी कि एमपी या एमएलए को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है पार्लियामेंट या विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए, तो कोर्ट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। अब इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है कि जुडिशल ये सेपरेशन ऑफ पावर है कि इससे क्या है कि चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम प्रोवाइड करती है कि गवर्नमेंट, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट एक दूसरे को चेक कर सकती है कि कहीं जुडिशल पावर या एग्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया परफॉर्म करती है, इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आती है। नेक्स्ट क्या है कि ये एक जजेस को प्रोवाइड करती है कि जो पावर है जो पर्सनल विजडम पे बेस्ड है, तो वो लॉ बनाने में फेल्ड तो नहीं है, तो उसको एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। इससे क्या है कि लोगों में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है जुडिशियल सिस्टम और जजमेंट के प्रति। नेक्स्ट क्या है, जो पब्लिक पावर का मिसयूज है उस पर भी चेक्स का काम करता है सेपरेशन ऑफ पावर। और एक स्पीडी सॉल्यूशन, मान लो कोई प्रॉब्लम है उस पर लॉ नहीं है किसी पे भी, जैसे मैंने दिल्ली जो गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, सीएनजी बसेस की गाइडलाइंस दी थी, तो एक स्पीडी जस्टिस, क्यों लॉ बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। जुडिशरी क्या है, गाइडलाइंस जारी करती है और पूरे कंट्री पे कहीं पे भी रीजन पे जिसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं वहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं, तो एक स्पीडी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है उसका वायलेशन करता है कि एक दूसरे की पावर पे इनक्रोचमेंट। और क्या करता है, जुडिशियल ओपिनियंस ऑफ द जजेस बिकम स्टैंडर्ड फॉर रूलिंग अदर केसेस। जैसे मान लो जुडिशरी ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अब जो रूलिंग दी है कोई भी, उसके वो बेसिस बन जाता है अगले फ्यूचर में कोई भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो वो केस उसका बेस रहेगा कि उसके बेस पे जो गाइडलाइंस है जारी की जा सकती हैं। तो एक तरह से ये लॉ बन जाता है जुडिशरी का। नेक्स्ट, जुडिशरी का क्या है कि जजमेंट का वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर्सनल और सेल्फिश मोटिव से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है कि अगर कोर्ट क्या है कि लगातार इंटरफेरेंस करेगा ऐसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल लेजिस्लेचर के फंक्शन में, तो क्या है, पीपल का जो ट्रस्ट है, पीपल का जो विश्वास है गवर्नमेंट में या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में, उसका विश्वास कम हो जाएगा उसकी एफिशिएंसी पे। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है कि जो गवर्नमेंट की फंक्शन है उसको भी लिमिट करता है कोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से। तो इस सेपरेशन पावर का जो डॉक्ट्रिन के कहा था कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट ने इन राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1995 में कहा था। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।